नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। बहुत दिन हो गए थे जब हमने पाकिस्तान की बात इंडिपेंडेंट किसी वीडियो में नहीं की है। ऐसे चलते फिरते थोड़ा बहुत रेफरेंसेस तो हो जाते हैं, बट पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी चर्चा नहीं की हमने, क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं आ रही थी जिसको कवर किया जाए, या बहुत इररेलेवेंट भी हो चुका है आपकी मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत इररेलेवेंट हो गया पाकिस्तान में। तो ये बात हमेशा कहता हूँ, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के औरंगजेब, एक स्टेटमेंट उनका आता है जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और ये स्टेटमेंट से आप पाकिस्तान की एक्चुअल स्थिति को समझ पाओगे। सीधा सीधा औरंगजेब यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कह दी है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी पूरे वर्ल्ड में वो अब ख़त्म हो चुकी है। जो लोन हमें मिलना है, जो इंटरनेशनल फोरम से वो लोन मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, और इसका सीधा इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर सीधा सीधा पड़ रहा है। अब सीरियस रिफॉर्म्स वगैरह करने पड़ेंगे। इसका मतलब साफ है, ये बड़े बड़े इकोनॉमी के टर्म्स हैं, लेकिन एक मतलब इसका साफ है कि अब पाकिस्तान के आम आदमी के जेब के ऊपर और ज़्यादा बर्डन या और ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। और इसका कारण आपको सिंपल सा पता है कि क्योंकि इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, उसकी वजह से इकॉनमी का आज ये हाल हुआ है। अगर आप टेरर फाइनेंसिंग करोगे और ये सारी चीज़ों में लिप्त रहोगे तो उसका असर यही होगा कि आपकी इकॉनमी की हालत ख़राब होते चली जाएगी। और आज जो स्थिति है पाकिस्तान की वो इसी वजह से हुई है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट्स ने कभी उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। समझते हैं इस पूरे कारण को, इनके स्टेटमेंट को, और ये क्या कहने की कोशिश कर रहे औरंगजेब उसको। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी सीएसई। और ये फाउंडेशन बैच तीनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी, तीनों लैंग्वेजेस में। और इसमें हमने आपको सीधा 55% का डिस्काउंट दे दिया है। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगे, और इस बैच के बारे में पूरी डिटेल जो है वो वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूंगा। अगर आप 15 मंथ्स के लिए बैच ले रहे हो तो डिस्काउंट के बाद ये प्राइस आपको पड़ेगा 23,999, और 18 मंथ्स के लिए अगर आप ये बैच ले रहे हो तो आपको ये प्राइस पड़ेगा 25,999। तो अगर आप इन बैचेस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हो। 22 फरवरी तक ही ये ऑफर वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर की डेट खत्म हो जाएगी। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज़ पाकिस्तान। तो फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के मोहम्मद औरंगजेब, वो एक क्लाइमेट चेंज की उनकी इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग हो रही थी, जो क्लाइमेट चेंज कमेटी है उसकी मीटिंग हो रही थी, उसमें वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे सबको, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर बातचीत चल रही थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि भाई देखो, पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। क्यों क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है? देखो, पाकिस्तान को इसी चीज़ को, अभी इसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में औरंगजेब बात कर रहे हैं, यही चीज़ सेम आईएमएफ ने कहा था। आईएमएफ ने कहा कि भाई पाकिस्तान अगर सीरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करता है तो हम पैसे नहीं देंगे पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इनको पैसे देते हैं, फिर ये वो पैसे को इधर उधर लगा देते हैं, ये अपने सब्सिडीज बांटने में लगा देते हैं, फिर ये लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि हमेशा इनके यहाँ पर कोई भी सरकार पूरा टर्म तो अपना कर नहीं पाती है। तो बार बार क्योंकि इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, उन इलेक्शंस की वजह से क्या होता है कि इलेक्शंस में जनता को खुश करने के लिए सब्सिडी बांट देते हैं, हर सेक्टर्स में ये लोग फ्रीबीज बांट देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पैसा इनको लोन पे मिला है, वही वाली बात हो गई कि लोन पे उठाया हुआ पैसा ये लोग बांटना शुरू कर देते हैं, और फिर उस पैसे को इधर उधर ये लोग यूज़ करते हैं, अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करते हैं, और इसीलिए पैसे का जो यूज़ है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इस वजह से पाकिस्तान को पैसा देने से लगभग सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इतना लोन है जिसको चुकाने का कोई रास्ता उनको दिख नहीं रहा है, और नए लोन्स की उनको ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी की और ज़्यादा बुरी हाल हो चुके हैं। तो इसीलिए औरंगजेब कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर दी है। क्रेडिबिलिटी लूज़ करने की वजह से जो हमारे को लोन मिलना था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो लोन मिलना अब बंद हो चुका है। और अगर ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो सर हम और मुसीबत में आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए पाकिस्तान का। ये सिचुएशन आ चुकी है पाकिस्तान की। और खुद जब गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि यही बात आईएमएफ कह रही थी, तो गवर्नमेंट आगे आ गई कूद के कि नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, कोई इकोनॉमिक हमें चैलेंजेस नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब जब खुद गवर्नमेंट इस बात को, यानी कि गवर्नमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपकी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स द सिचुएशन इज सीरियस एंड इट इज़ वेरी वेरी ग्रेव। और ये पाकिस्तान के लिए अब आई ओपनिंग सिचुएशन है, और अगर भी अभी भी अगर नहीं सुधरे तो फिर एक इकोनॉमिक कोलैप्स से इनको कोई नहीं बचा सकता।
ये सारी बातें कहाँ पर हो रही है? ये सारी बातें क्लाइमेट चेंज की जो कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये सारी बातें हो रही है। इस कमेटी की मीटिंग में ये लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको डिस्कस करना था फाइनेंशियल चैलेंजेस के बारे में पाकिस्तान जो अभी फेस कर रहा है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे इंटरनेशनल लीडर्स से निगोशिएशंस चल रहे हैं वो कौन से स्टेज पर हैं और क्या उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों हमें लोन नहीं मिल पा रहा है। अब आप सोचो कि लोन के लिए भी मीटिंग हो रही है, तो क्यों हमें लोन नहीं मिल पा रहा है और किसने कितना प्रॉमिस किया है, कब, क्यों पैसा कब मिलेगा और वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चैलेंजेस क्या आ रहा है। तो इसके बारे में बात करते समय उन्होंने इस बारे में बताया कि सारी लगभग सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमसे कह रही हैं कि भाई आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अब करने पड़ेंगे। और इसी मीटिंग के दौरान उन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। एक तो उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम लिया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भाई आपको $550 मिलियन नहीं, लगभग $500 मिलियन आपको यहां पर दिए जाएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन एक ही है कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। सेम बात आईएमएफ ने भी कही थी। आईएमएफ का तो हमने कवर भी किया था, आई होप हमने कवर किया था कि आईएमएफ ने इनको प्रॉमिस किया कि $1 बिलियन का आपको लोन अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन ये जो लोन अमाउंट होगा पूरी तरीके से ये इस कंडीशन पर बेस्ड होगा कि आप किस लेवल पर जाकर के वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हो। अब जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो ये बड़े बड़े इकोनॉमी के टर्म्स हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सिंपल मतलब है कि भाई आपको एक बहुत मेजर शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी टैक्स पॉलिसी में। अब टैक्स पॉलिसी में मेजर शिफ्ट ये बातें हटा देते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि जो टैक्स के रेट्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, जो टैक्स स्लैब है उसको वाइडन करना पड़ेगा। मतलब जिन सेक्टर्स को अभी तक पूरी तरह, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत हाई सब्सिडीज देता है पाकिस्तान, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये 100% सब्सिडी दे देता है पाकिस्तान, तो इन सारे सेक्टर्स को कि भाई अब हम अकेला नहीं छोड़ सकते, इनको भी आप टैक्स स्लैब के अंदर लेकर के आओ, इनके ऊपर भी टैक्स लगाओ और तब जाकर के पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर सुधरेगी। तो मतलब इनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज अभी क्या है? इनको टैक्स पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, आम आदमी की जेब पर बहुत ज़्यादा बर्डन यहाँ पर पाकिस्तान में पड़ने वाला है और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी बहुत जल्दी ही पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। दूसरा चैलेंज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये भी है। देखो, टैक्स एक तो होता है टैक्स लगाना, दूसरा होता है टैक्स कलेक्ट करना। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं है, ये इंडिया के लिए भी चैलेंज है। बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए चैलेंज होता है कि टैक्स कलेक्ट कितना गवर्नमेंट कर पा रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और इसलिए पाकिस्तान की जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसको हम FBR कहते हैं, उनका सोली औरंगजेब ने कहा एक ही काम होगा, दैट विल बी द टैक्स कलेक्शन। और टैक्स कलेक्शन करना और एकदम स्ट्रिक्टली कलेक्ट करना, ये इनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। तब जाकर के हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ा बहुत पटरी पर आ पाएगी। तो ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये करने पड़ेंगे हमें, और तब जाकर के गाड़ी थोड़ी पटरी पर आ पाएगी। और ऐसा नहीं है कि एक बार रिफॉर्म की और फिर 3-4 साल बाद फिर से इलेक्शंस आए और दोबारा से सब्सिडी बांट दी और दोबारा से फिर फ्रीबीज बांटना शुरू कर दिया। नहीं, अगर आपको एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जाना है, अगर आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ करना है अपनी इकोनॉमी का, तो ये पूरा रिफॉर्म्स, हर गवर्नमेंट इस चीज़ को दिमाग में रखे कि आने वाले 15-20 साल आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आप इतने फ्रीबीज या आप इतने सब्सिडीज नहीं बांट सकते। ये स्टेटमेंट सिर्फ उन्होंने क्लाइमेट चेंज की कमेटी मीटिंग में नहीं करी है, ये जब वो रिटेल बिजनेस पर्सन से बात कर रहे थे, रिटेल बिजनेस, पाकिस्तान के रिटेल बिजनेस काउंसिल की जब मीटिंग थी, जिस समय पर वो रिटेल बिजनेसमैन से बात कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ रिवील की यहाँ पर कि भाई जो पाकिस्तान का सैलरीड क्लास, और ये इंडिया में भी है, ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, बट ठीक है उतना प्रेशर नहीं है, बट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का सैलरीड क्लास है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन अभी पड़ता है, और क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन पड़ता है और उसमें हम और टैक्स बढ़ा दें तो वो सैलरीड क्लास जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अपने टैक्स स्लैब को वाइडन करना पड़ेगा। वाइडन करने का मतलब क्या है कि जो अदर सेक्टर्स हैं, जैसे रिटेल हो गया, होलसेल हो गया, या रियल एस्टेट हो गया, या एग्रीकल्चर हो गया, जो अभी तक 100% तक एग्रीकल्चर में सब्सिडी हम बांट रहे थे, वो सब्सिडी बांटना हमें बंद करना पड़ेगा और इन सेक्टर्स को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने टैक्स स्लैब के अंदर। और इस पॉलिसी में जो हम चेंज करेंगे, इससे क्या होगा कि इससे पाकिस्तान के अंदर एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी का। अब सिंपल सी बात समझो, जब ये एग्रीकल्चर, रिटेल, होलसेल, इन सेक्टर्स को टैक्स पॉलिसी के अंदर लेकर के आएंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल होने वाला है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ेगा, रिटेल के ऊपर टैक्स बढ़ेगा, होलसेल सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उससे टैक्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि
सिंपल सी बात है, ये सारा गुड्स कहाँ जाएगा? ये सारा गुड्स तो जाएगा मार्केट में और थ्रू रिटेल मिलेगा आपको, तो कोई भी यहाँ पर टैक्स तो भरेगा नहीं, सब आपसे ही लेंगे। तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि आम आदमी के जेब पर भारी 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 बर्डन फिर से बढ़ने वाला है। अब ये सारे सेक्टर्स जब टैक्स पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे तो कुल मिला जुला करके जो टैक्स बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यही एकमात्र जरिया है पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का, और इसी से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो पटरी पर आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान को भी फेस करना है। सेम वो इसी तरीके की सब्सिडीज जो है वो एनर्जी सेक्टर में भी बांटा करते थे, अब उस एनर्जी सेक्टर में भी इनको सीरियस एनर्जी रिफॉर्म्स वहाँ पर करने पड़ेंगे, तब जाकर के इनकी कंट्री जो है, इनकी कंट्री की इकॉनमी वापस से पटरी पर आ पाएगी। और इन्होंने एक चीज़ और साफ कर दी है यहाँ पर कि अभी तक जो सैलरीड क्लास था उसको ऊपर ये बहुत बर्डन डालते थे, तो इन्होंने साफ कहा है कि उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन अब नहीं डाला जाएगा, उसको ज़्यादा बर्डन नहीं किया जाएगा, अदरवाइज वो कोलैप्स कर जाएगा। बल्कि हम क्या करेंगे, हम बाकी सेक्टर्स को जब टैक्स पॉलिसी में लेकर के आएंगे तो उससे हम मैनेज करने की, चिप इन करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि टैक्स के जो रेट्स हैं उसको ना इंक्रीज किया जाए अभी के लिए बाकी के सेक्टर्स को टैक्स स्लैब में ला करके मैनेज करने की कोशिश की जाए। लेकिन विथ टाइम उससे भी क्या होगा, इसका इंपैक्ट आपको फिर से 3-4 साल बाद दिखेगा। देखो इकोनॉमी, जब आप इतनी बड़ी इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म करते हो तो उसका इंपैक्ट तुरंत साल भर बाद नहीं दिखता, उसका इंपैक्ट 3-4 साल बाद या 5 साल बाद आपको उसका इंपैक्ट दिखाई देगा। तो इसका इंपैक्ट फिर अगेन क्या होगा, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर ही पड़ेगा। वो तो कहने वाली बात है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर अभी हम कोई भी बर्डन नहीं डालना चाहते, पर एक्चुअल में इसका बर्डन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे तो पड़ेगा ही, बाकी जैसे सब पे पड़ रहा है वैसे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर भी पड़ेगा। बिकॉज दीज आर ऑल डेली यूज सेक्टर्स, मतलब ये रिटेल, होलसेल या ये एग्रीकल्चर, ये सब डेली यूज के सेक्टर्स हैं, तो इस पे आपको एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा। तो ये अभी पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं और इससे रिजॉल्व करना और इससे गाड़ी को पटरी पर लाना उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी के लिए दिख रहा है। और गवर्नमेंट को अभी पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है, बल्कि यही करना है कि इन सारे सेक्टर्स को टैक्स स्लैब में लेकर के आओ। तो ये खुद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, उसको पूरा एनालाइज करके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के लोगों पर क्या पड़ेगा। बहुत लोग वीडियो पाकिस्तान से भी देखते हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है जब वो ऐसी न्यूज़ सुनते हैं या एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि 55% का हमने आपको सीधा डिस्काउंट दे दिया है। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा। यहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर की जाएगी। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस होंगे। और जो ये पूरा आपको डिस्काउंट मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 22 फेब तक के लिए है, उसके बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इन बैचेस को अवेल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।